हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 22 अप्रैल और है फ्राइडे। आज की तारीख से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है इंडियाज़ पॉवर्टी अभी क्या हुई है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर इंडिया की जो एक्सट्रीमली पॉवर्टी है वो थोड़ी सी डीप देखने को मिली है। इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है, रूरल अर्बन पॉवर्टी क्या होती है और वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो इसका सोर्स आपको हिंदुस्तान टाइम्स देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर बताया गया है कि एक्सट्रीमली पॉवर्टी इंडिया में थोड़ी कम देखने को मिली है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से। इसका इशू क्या है, वर्ल्ड बैंक ने एक पब्लिश किया है पेपर, पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट। जैसा वर्ल्ड बैंक ने सोचा था ऐसे तो पॉवर्टी डिक्लाइन नहीं हुई है, लेकिन जो 10 सालों से पहले क्या हुई है, थोड़ी सी पॉवर्टी डिक्लाइन देखने को मिली है। और वर्ल्ड बैंक ने सोचा था कि 12.3% 2011 से 19 में घटने को देखने को मिली है पॉवर्टी, तो इतनी ही अब आगे देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी नहीं देखने को मिली है। तो एस्ट्रीमी पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है रिपोर्ट के हिसाब से 12.3% पॉइंट 2019 के कंपैरिजन में विद 2011 के कंपैरिजन में जो लगाया गया है। एज पॉवर्टी हेड काउंट रेट डिक्लाइंड हुआ है 22.5% से 2011 में जो थी वो अब 2019 में 10.2% हो गई है। वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी वो है जिसके अंदर एक आदमी USD 1.90 पर पर्सन पर डे पैसा कमाए, उससे कम उसको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंडर में लाते हैं। दूसरी रूरल और अर्बन पॉवर्टी को भी अलग अलग बताया है रिपोर्ट ने, जिसके अंदर बताया है कि पॉवर्टी में ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला है रूरल एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू दी अर्बन एरियाज़ में। जो डिक्लाइन हुई है 26.3% से 2011 में जो थी अब वो 11.6% रह गई है 2019 में, और अर्बन एरियाज़ में 14.2% से 6.3% रह गई है। रूरल और अर्बन पॉवर्टी को अगर दोनों को मिक्स करके देखें तो ये 14.7% से 7.9% रह गई है 2011 से 19 के बीच में। अब फार्मर का डाटा निकाला गया तो स्मॉल होल्डर फार्मर्स में एक्सपीरियंस किया गया है कि उनकी इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि 2013 से 19 के सर्वे में बताया गया था। अब थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये बनाया गया था 1944 में, 2 बॉडी बनाई गई थी, मेनली 5 बॉडी बनाई गई थी वर्ल्ड बैंक को बनाने के लिए, जिसके अंदर आती हैं IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि मिडिल इनकम एंड क्रेडिटवर्थी लो इनकम कंट्रीज़ को देखता है। दूसरा IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट फ्री लोन्स, जिसको क्रेडिट हम बोलते हैं। तीसरा है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो मोबालाइज करता है कैपिटल्स को इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में। चौथा है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जो फ्री लोन प्रोवाइड करा देता है, जिसमें हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं, पुअरेस्ट कंट्री जो होती हैं उसमें सारा का सारा लोन दे देते हैं। पाँचवा होता है MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो कि रिड्यूस करता है पॉवर्टी को, इकोनॉमिक सपोर्ट को देता है। तो ये 2 बॉडी के द्वारा वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था, मेनली IBRD और IDA के द्वारा, अलोंग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। IBRD को वर्ल्ड बैंक बाद में बना दिया गया था। वर्ल्ड बैंक एक यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप है 5 इंस्टीट्यूशन की, जैसे मैंने बताया। इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC US में देखने को मिल जाएगा। इसके प्रेसिडेंट आपको डेविड माल्पस देखने को मिल जाएंगे और ये फाइंड हुआ था 1944 में। इसमें रिसेंटली आपको 189 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इंडिया भी क्या है, इसका एक मेंबर देखने को मिल जाएगा। इसकी मेजर रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो अभी पब्लिश होनी बंद हो गई है रिसेंटली। दूसरी है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और तीसरी है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आई होप गाइज आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है पोलियो वायरस। अब देख लेते हैं, इसका सोर्स आपको इंडियन एक्सप्रेस देखने को मिल जाएगा। अभी इसमें क्या डिस्कस हुआ है कि सेंटिनेंटल साइट्स मॉनिटरी पोलियो वायरस, यानी कि सेंटर टू स्टेट्स में बताया गया है कि पोलियो वायरस का कितना डिक्रीज़ देखने को मिला है इंडिया में लास्ट डिकेड्स में। पोलियो एक क्रिपलिंग एंड पोटेंशियल डेडली वायरल इन्फेक्शन डिसीज़ है, जो कि नर्वस सिस्टम के थ्रू इफेक्ट करती है। इसकी 3 इंडिविजुअल्स एंड इम्यूनोलॉजिकल डिस्टिंक्ट वाइल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि टाइप देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, दूसरा वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2, तीसरा वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3। इसके सिस्टमेटिकली ऑल 3 स्ट्रेन्स आइडेंटिकल हैं। इन्हें
ये होते हैं इरिवर्सिबल, पैरालाइज कर देते हैं, इवन ये डेथ भी कर सकता है पोलियो। देयर आर ए जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा जो इरेडिकेट करता है इंडिविजुअली, यानी कि ये स्ट्रेन सेपरेट सेपरेट वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पोलियो वायरस कैसे फैलता है, जैसे एक एग्जांपल ले हम, एक बेबी ने टॉयलेट करा और फिर उस पर मक्खी आके बैठी और वो मक्खी क्या हुई, फूड पर जाकर लग गई, तो उससे क्या होगा, पोलियो वायरस फैल जाएगा और गंदगी की वजह से भी पोलियो वायरस ज़्यादा फैलता है। ये एक वायरस है जो कि ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन, मेनली फैकल ओरल रूट, इसे ही फैकल ओरल रूट बोलते हैं, जो बेबी ने टॉयलेट करा था जिसमें फूड में वो वायरस चला गया था। कॉमनली व्हीकल फॉर एग्जांपल थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर और फूड की वजह से भी ये फैल जाता है। ये लार्जली अफेक्ट करता है जो चिल्ड्रन 5 ईयर्स से कम एज के होते हैं, उनके नर्वस सिस्टम को उनको पैरालाइज कर देता है। और सिम्टम्स क्या है इसके, तो मोस्टली जिसे पोलियो हो जाता है उसे फील भी नहीं होता कि मुझे पोलियो है, लेकिन कुछ पीपल्स में कुछ माइनर सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे फीवर हो जाता है, टायर्डनेस, थकान सी हो जाती है, हेडेक हो जाता है, पेन हो जाता है आर्म्स में और लेग्स में। रेयर केसेस है पोलियो इन्फेक्शन के परमानेंट लॉस कर जाए, मसल फंक्शन यानी कि पैरालाइज हो जाए इस बीमारी के द्वारा, इसके रेयर केस देखने को मिले हैं। अब इसके प्रिवेंशन और क्योर क्या है, यानी कि इसके ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना कोई वैक्सीन है, ना कोई दवाई है, लेकिन इसे इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। अब इसकी 2 वैक्सीन देखने को मिल जाएंगी आपकी। ओरल पोलियो वैक्सीन एक गिवनली जो दी जाती है बर्थ डोज, किसको, 16 टू 24 मंथ ऑफ एज के बच्चे को। दूसरी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन देखने को मिल जाएगी जो कि डीपीटी में आती है, जो 3rd डोज है डीपीटी की, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा चलाई गई थी। अब इंडिया और पोलियो में रिलेशन क्या है, तो इंडिया ने एक रिसीव कर लिया था पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन, यानी कि इंडिया क्या हो गया था, पोलियो से मुक्त हो गया था WHO के द्वारा 2014 में। 2014 के बाद इंडिया में कोई भी केस नहीं आया है, इसका 0 केस आए पोलियो को। दिस अचीवमेंट हैज स्प्रेड बाय द सक्सेसफुल पल्स पोलियो कैंपेन चलाया गया था, जिससे चिल्ड्रन में क्या हुई थी, पोलियो ड्रॉप्स डाली गई थी, जिससे क्या हो गया था, हमारा इंडिया पोलियो फ्री हो गया था। द लास्ट केस आया था पोलियो का 2011 13 जनवरी 2011 में। इरेडिकेशन मेजर्स, अब इस ग्लोबली इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है पोलियो का, तो एक ग्लोबल पोलियो इरेडिक्शन इनिशिएटिव चला गया था 1988 में। ग्लोबल पोलियो इरेडिक्शन इनिशिएटिव को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया था, जिसके अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखा गया था कि 80% क्या हैं, ऐसे लोग हैं जो पोलियो फ्री रीजन में रह रहे हैं। दूसरा वर्ल्ड पोलियो डे हम 24 अक्टूबर को बनाते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें, अवेयरनेस फैला सकें और फाइट लड़ सकें इस डिसीज़ के कंपैरिजन में। अब और क्या क्या इंडियन में क्या चलाते हैं इसको लेकर, इंडिया गवर्नमेंट क्या चलाती है, ट्रीटमेंट क्या क्या है इस इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, तो पल्स पोलियो प्रोग्राम हम चलाते हैं, जिसको स्टार्ट किया गया था कि हम 100% कवरेज करें ओरल पोलियो वैक्सीन्स का। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 चलाते हैं, जिसके अंदर नेशन वाइड इम्यूनाइजेशन पहुंचाया जाता है 25 ईयर्स ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम में। तीसरा हम चलाते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो लॉन्च किया गया था 1985 में विद द मॉडिफिकेशंस टू एक्सपेंड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशंस। इसको हमने एक्सपेंड भी आगे किया है। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है टेंशन एट जेरूसलम। अभी क्या हुई है, बहुत ज़्यादा पत्थरबारी देखने को मिली है अल-अक्सा मॉस्क्यू में। अब इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर कन्फ्लिक्ट होता है फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में। तो इसका सोर्स आपको इंडियन एक्सप्रेस देखने को मिल जाएगा। क्यों जेरूसलम में क्या हो रहा है, ये एक्सप्लेनेशन पाया था कि जेरूसलम के अल-अक्सा मॉस्क्यू में क्यों पत्थरबाजी हो रही है, इसको लेकर आर्टिकल आया है। तो पहले इजराइल की लोकेशन देख लेते हैं। इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा एशिया के अंदर, ये आपको वेस्ट एशिया में देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको लेबनान, सीरिया और जॉर्डन और इजिप्ट देखने को मिल जाएगा इसके साइड में। अब मेन लोकेशन क्या है, अल-अक्सा मॉस्क्यू, क्योंकि आर्टिकल भी उस पर ही बेस्ड है। तो अल-अक्सा आपको यहाँ जेरूसलम में देखने को मिल जाएगी। अब इसकी डिटेल्स क्या हैं। अल-अक्सा मॉस्क्यू एक वन ऑफ द जेरूसलम्स मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मॉन्यूमेंट्स है, जो कि साइट पर है ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम पर, जिसको क्रिश्चियंस, ज्यूस एंड मुस्लिम में बताया जाता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने इसको एक ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम को क्लासिफाइड भी किया है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनाया है। अब आप जानते होंगे इस्लाम धर्म के लिए मदीना, मक्का और अक्सा इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं।
यहाँ पर ही सारे पिलग्रिमेज होते हैं, यहाँ पर ही सारी वर्कशिप्स होती हैं इस्लामिक पीपल्स की। तो अक्सा भी इसमें क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है इस्लाम के लिए। अब इस पे ही क्या होती रहती हैं, हमेशा लड़ाई होती रहती हैं इसराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर। इसराइली कहते हैं क्या है, ये हमारा प्लेस है, यहाँ पर टेम्पल बनाई गई थी, और इस्लामिक कहते हैं कि क्या है, हमारा प्लेस है। फ़िलिस्तीनियन कहते हैं अल-अक्सा। अब देख लेते हैं, द मॉस्क्यूज कॉम्प्लेक्स इज़ द रीज़न फॉर कन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में चलता रहता है, इस्लाम और जुडिज्म के बीच में। अल-अक्सा मॉस्क्यू एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इस्लामिक क्या है, रिवर्ड लोकेशन है, जो कि ये कहते हैं इसराइली के टेम्पल माउंट में होलीस्ट प्लेस है जुडिज्म की। अब देख लेते हैं कि इसराइल ने किस तरीके से फ़िलिस्तीन पर कब्जा किया। तो ब्रिटिश मैंडेट 1946 में कुछ इस तरह का इसराइल दिखता था, जिसमें क्या था, पूरा का पूरा ग्रीन कलर से फ़िलिस्तीन था, यानी कि इसराइल क्या था, कुछ जगह पर सिर्फ इजरायली लोग थे। फिर UN प्लान 1947 में इसराइल ने आधा सा कब्जा कर लिया फ़िलिस्तीन पर। फिर तीसरा 1949 से 1967 में पूरा सही कब्जा कर लिया। फिर 2010 में तो कुछ जगह पर ही सिर्फ फ़िलिस्तीन देखने को वहाँ पर मिले हैं। अब देख लेते हैं और डिटेल्स क्या हैं इसको लेकर। तो जेरूसलम एक सेंटर है इसराइल और फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल 1947 यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के द्वारा जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी मान लिया गया था। फर्स्ट जो वार हुआ था अरब और इसराइल के बीच में 1948 में, इसमें इसराइल ने कैप्चर कर लिया था वेस्टर्न हाफ ऑफ द सिटी को, जॉर्डन के ईस्टर्न पार्ट को, इंक्लूडिंग द और सिटी दैट हाउसेज हरम अल शरीफ को भी इसने कैप्चर कर लिया था। फॉलोइंग द 6 डे वॉर चला था 1967 में, एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड कोalition ऑफ अरब स्टेट, जॉर्डन, इसराइल, सीरिया, इजिप्ट और वक्फ मिनिस्ट्री ऑफ जॉर्डन में क्या हुआ था, कन्फ्लिक्ट चला था 6 डे वॉर का। फिर इसराइल ने कैप्चर कर लिया था ईस्ट जेरूसलम को जॉर्डन से 6 डे वॉर 1967 में। फिर एनेक्सेशन के बाद इसराइल ने एक्सपेंड कर दिया अपना ईस्ट जेरूसलम को, अपने ही सेटलमेंट में ला दिया। और डिटेल्स क्या है इसको लेकर, इसराइली लोग क्या कहते हैं कि टेम्पल माउंट क्या है, यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर अल-अक्सा मॉस्क्यू बनी हुई है, जिसको हम डोम ऑफ रॉक भी बोलते हैं, जो कि अल-अक्सा मॉस्क्यू का है, ऊपर की तरफ जो होता है। एंड द अल-अक्सा मॉस्क्यू के साउथ में, साउथ वेस्ट ऑफ द टेम्पल माउंट बना हुआ है वेस्टर्न वॉल में, जिसको सेकंड टेम्पल बोला जाता है, जुडिज्म का होली साइट है ये जुडिज्म की। इस्लाम में डोम ऑफ रॉक एक 7th सेंचुरी स्ट्रक्चर है, एक इम्पोर्टेंट इस्लामिक श्राइन है। बिफोर मॉडर्न बॉर्डर्स वर ड्रॉन अप इन ए रीजन, पिलग्रिमेज क्या होते थे, मुस्लिम होली साइट्स ऑफ मक्का और मदीना में जाते थे, फिर जेरूसलम में आते थे, जेरूसलम टू प्रे एट इट्स मॉस्क्यूज में। इन जुडिज्म इट इज़ बिलीव टू बी द साइट वेयर गॉड गैदर डस्ट टू एंड क्रिएट एडम। ये जुडिज्म ये बिलीव करते हैं कि यहाँ पर गॉड ने गैदर किया था और एडम क्या हुए थे, यहाँ से क्रिएट हुए थे। अकॉर्डिंग टू द बाइबल 1000 BC किंग सोलोमन ने बिल्ड किया था फर्स्ट टेम्पल यहीं पर, जहाँ पर अल-अक्सा मॉस्क्यू है। 400 साल पहले बेबीलोनियन किंग ने 1st सेंचुरी BC में ज्यूस रिटर्न करे थे यहाँ पर, और उन्होंने सेकंड टेम्पल को बनाया था। तो आई होप गाइस आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड नेवर गिव अप।